हेलो नीट के प्यारे बच्चों। नीट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट बहुत करीब आ गया है। 7 मई को एग्ज़ाम है। अगर नहीं बढ़ा तो नहीं तो हर साल की भांति अगर इस बार भी कुछ टेंटेटिव हुआ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम नहीं बढ़ा तो 7 मई को फिक्स है। ठीक है। और आपके डॉक्टर बनने का जो सपना वो कहीं ना कहीं इस नीट एग्ज़ाम से होते हुए गुजरता है। तो गाइज, और आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक बार, दो बार और कई बार जो है नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए ड्रॉप लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कुछ इशू है। कहीं ना कहीं वो लैकिंग कर रहे हैं कि जहां से उनका प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे पास टोटल 20 से 25 दिन बचे हैं और इसी 20 से 25 दिन के अंदर आप जितना बेहतर खुद को प्रिपेयर कर पाओगे वो आपके एग्जाम के लिए उतना गुड लक होगा। आपने पीछे कितना कवर किया ये मैटर नहीं करता है। आपने केमिस्ट्री में कितना परफेक्ट किया ये मैटर नहीं करता है। आपने बायो में कितना परफेक्ट किया ये मैटर नहीं करता। आपने फिजिक्स में कितना मैटर किया ये आपको, आपके स्कोर को और आपके रैंक को, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने वाला सब्जेक्ट है जो फिजिक्स है। और बायो के लिए तो खासकर जो बायो के स्टूडेंट होते हैं वो इससे ज़्यादा जो है दुखी होते हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स बोरिंग नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स बोरिंग हो ही नहीं सकती। जिसके अंदर पूरा एंटरटेनिंग भरा हो, पूरा इंटरेस्ट भरा हो, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट हो, फैक्ट हो और एकदम साइंस फिक्शन भरा हो, वो भला बोरिंग कैसे हो सकता है? फिजिक्स बोरिंग नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, अगर उन्होंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, सही तरीके से उन्होंने आपके सामने फिजिक्स को नहीं इलिबरेट किया, तो आपको बोरिंग लग सकता है। पढ़ाने का तरीका अलग हो तो आपको जो है कि वो इजी लग सकता है, आपको वो बोरिंग लग सकता है, आपको वो हार्ड लग सकता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि इन 20 से 25 दिनों के अंदर नीट के प्रिपरेशन में फिजिक्स को कैसे इन्वॉल्व करें जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा बूस्ट हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे जो चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से, फिजिक्स के सेकंड पेपर से, दोनों में से ऑलमोस्ट कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पेपर हैं और टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने का रास्ता यही नीट से जाता है और नीट को क्रैक करने के लिए फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास 25 दिन है, ऑलमोस्ट 25 है। 2 दिन तो आप प्रिपरेशन करोगे नहीं, सो 25 दिन मान के चलता हूं मैं। और इस 25 दिन के अंदर आपको इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बस इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कुछ इन्वॉल्वमेंट करना है। देखते हैं हमारे पास क्या है। सो गाइस, हमारे पास जो फिजिक्स के 2 पेपर हैं और दोनों पेपर में फिजिक्स फर्स्ट जो 11th क्लास का, फिजिक्स सेकंड जो 12th क्लास का। 11th और 12th क्लास के जो फिजिक्स हैं, बेसिकली इनको हमें क्विक रिवीजन करने की जरूरत है। और जो क्विक रिवीजन करना है उसमें भी आप जो है 15 से 16 जो भी चैप्टर्स हैं उनको पूरे को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर से तो एक क्वेश्चन आते हैं, हार्डली एक ही आते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा वेटेज करेगा। तो हमें वैसे वैसे चैप्टर को क्या करना जो है कि एक कैटेगरी बनानी है और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं पिछले 2-3 सालों के हिसाब से कि जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और हमारे नीट के लिए काफी जो है योगदान उनका होगा। सो देखते हैं, हमारे पास ये देखे फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, और इसमें जो क्विक रिवीजन करना है ऑलमोस्ट वो हमारे पास बनेगा दैट इज, आपको बता दूं कि जो पहला ही चैप्टर है जो यूनिट मेजरमेंट डायमेंशंस है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वो जो चैप्टर है उससे हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट तो इसे इग्नोर कर देते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा, आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। 11th क्लास का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो फ्लूइड है उससे भी काफी रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं और वो ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर साल उससे पूछे जाते हैं। जबकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से भी वही रेलेवेंट वेरिएशन होता है, लेकिन अगर मैं पिछले साल का
इतिहास उठाऊं तो उसके हिसाब से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। अब हमारा जो अगला है वो है गाइज आपके पास मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से वेरिएशन होता है, दैट इज 2 to 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, दैट इज वेरिएशन, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है द रोटेशनल मोशन, इससे भी गाइस 3 to 4 क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं। टू टू तो मिनिमम कंडीशन में है, 3 to 4 क्वेश्चन इससे भी वेरी करते रहते हैं, आप इसको देख सकते हो। अब हमारे पास ग्रेविटेशन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब के सब एक या दो क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब वेरिएशन करते रहते हैं। तो आपको जो फोकस करना है फर्स्ट पेपर से वो आपके पास है, दैट इज फर्स्ट वन, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन। डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उस पर फोकस करना है गाइस। नेक्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर ग्रेविटी इफेक्ट वगैरह वगैरह सारी चीजों को, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ये सब सारी चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए इसकी प्रिपरेशन रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आता है आपके पास वर्क एनर्जी पावर, जिसका जो है 1 से 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें वेरी करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है बच्चों दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और ये सब जो सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता रहता है। ये हो गया फर्स्ट पेपर से। अगर और भी आपको प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रेविटेशन को कर लीजिए। तो ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन, एज वेल एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर में कम से कम आप 12 से 13 क्वेश्चन के आसपास आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर में चलते हैं। सेकंड पेपर में जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज गाइस, 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। दैट इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, यहां से उठाता ही उठाता है, तो आपको इसको क्विक रिवीजन में डालना है। उसके बाद अगला आ जाता है आपके पास एसी करंट। देखो एसी करंट बेसिकली बहुत बड़ा है। एसी करंट के अंदर आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो एलसीआर सर्किट्स की है। एलसीआर सर्किट के कंडीशन को आप जो है एग्जैक्टली क्या करोगे, एक बार रिवीजन उसके जो इंपॉर्टेंट क्विक जो दैट इज कॉन्सेप्ट है उनको आप रिवाइज कर लोगे तो वहां से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है कि साबित हो सकता है। फिर गाइज आपके 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं गाइज। उसके बाद दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गाइज इससे ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं। सो 4 क्वेश्चन यहां से हो गया गाइज। और उसके बाद जो है कि रे ऑप्टिक्स से गाइज ऑलमोस्ट 2 से 4 क्वेश्चन वेरी करता है, कभी 2 कभी 3 कभी 4, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन होगा, वहां से आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद आप आ सकते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। गाइज ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है जिसपे आपको फ्री फंड में मार्क्स मिलते हैं। गाइज मैं बता दूं यहां से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं सेमीकंडक्टर से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं गाइज। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो लॉजिक गेट से रिलेटेड हो सकता है, लॉजिक गेट डिजाइन, लॉजिक गेट आउटपुट, लॉजिक गेट की पहचान करने के लिए आ सकता है, और फिर ऐसा जो है कोई वुलन एक्सप्रेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन जहां से कि मिनिमम 3 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 यही वेरिएशन होता रहता है अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड्स देखें तो। और फिर हमारे पास अगला आ जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। बेसिकली इसमें जो है हमारे पास 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, वर्क फंक्शन, ये सब को क्विक रिवीजन देख लीजिए, वर्क फंक्शन दैट इज बैरियर पोटेंशियल, ये सब ऑल दिस थिंग्स को क्या करो आप धीरे धीरे रिवाइज कर लो, वहां से ये बन जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज नॉट सच इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ है, इसमें आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन, वेवलेंथ, इन सब के बारे में थोड़ा ये पूछ देता है कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सरे का वेवलेंथ कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, क्या उसकी रेंज है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली डिफाइन करता है, और 2 क्वेश्चन वहां से आपके पास आ जाता है। सो गाइज हमने देखा कि जो सेकंड पेपर है उसमें से दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड दैट इज
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वहां से, और एक चैप्टर और भी है दैट इज न्यूक्लियस, वहां से 3 से 2 या 2 से 3 जो है क्वेश्चन आते आते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ये हमारे पास जो 4 5 या 6 जो मैंने चैप्टर के नाम बताए साहब, ये ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आपने रिवाइज क्विक रिवीजन में आपने इसको कर लिया, ये आपका अगर क्विक रिवीजन में है, तो आप ऑलमोस्ट कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और जैसे मैंने फर्स्ट पेपर से बोला था आपके पास, दैट इज यूनिट मेजरमेंट के बारे में, फिर उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, उसके बाद फिर और भी रे ऑप्टिक्स, इन सब के बारे में मैंने बोला था। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पेपर से बोला था, आपके पास यूनिट मेजरमेंट के बारे में बोला था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोला था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में बोला था। बेसिकली ये तो आईआईटी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नीट में भी इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है गाइज, उसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर देख लीजिए, मोशन इन अ प्लेन देख लीजिए, और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थोड़े वेरी करते रहे, एक ही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, मैंने तो देखा 1 या 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। सो आप इसको रिवीजन में डाल लें तो ठीक है, क्योंकि वहां पे एक एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, कुछ नहीं, जिसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से इनहेंस करना है, ये इन्हीं सब जो चैप्टर को मैंने आपको रिकमेंड किया है, आप उसे रिवीजन में डालिए। आप इसके जो है फॉर्मूला को क्विक रिवीजन देखिए, जो की कॉन्सेप्ट है उनको देखिए, इनसे रिलेटेड अनसॉल्व पेपर को देखिए, क्योंकि सॉल्व तो आप अभी आप करने बैठेंगे तो आपको कितने सारे पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगर मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक दिन में एक मॉक टेस्ट करेंगे कंप्लीटली तो बेनिफिशियल होगा, अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पेपर कर रहे हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो क्विक जो मॉक टेस्ट का जो वीडियोस लेक्चर हैं उनको देखिए, रिवीजन कीजिए, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। गाइस, आई होप कि आप जो है इस चीजों को फॉलो करेंगे, और मेरा मानना है कि आप इस बार आपके लिए नीट में कुछ अच्छा ही होगा। गुड लक गाइस, और आई होप कि आप लोग अच्छा स्कोरर बनेंगे। थैंक यू ऑल।